प्यारे बच्चों, हम आज ज्योग्राफी क्लास 12 के मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमने इस टॉपिक के बारे में पढ़ लिया है और इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से मुझे महत्वपूर्ण लगे, तो शायद मुझे इन्हें विस्तार से आपके बारे में सोचते हुए मैं इनको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहा गया है। यानी अस्थिर पृथ्वी पर जो क्रियाशील मानव है, जो क्रियाशील मानव द्वारा जो परिवर्तनशील संबंध स्थापित किए जाते हैं, उसे ही हम पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। अगर हम इसको और डिटेल में चर्चा करें तो मानव कहाँ रहता है? अस्थिर पृथ्वी पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। क्या है मानव? यहाँ पर क्रियाशील मानव। मानव समय के साथ नए नए शोधों के माध्यम से अपने जीवन में बेहतर से बेहतर विकल्प ढूंढता जा रहा है और अपने जीवन को सरल बनाता जा रहा है और परिवर्तनशील संबंध है। तो अस्थिर पृथ्वी पर क्रियाशील मानव द्वारा परिवर्तनशील संबंध स्थापित किए जाते हैं, उसे ही हम पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। अगला है संभववाद। क्या है? इसके जनक कौन थे? संभववाद। संभववाद यानी सामाजिक मतलब संभव मतलब संभावना व्यक्त कर रहा है। संभववाद यानी सामाजिक व सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से सामाजिक व सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से प्रौद्योगिकी का विकास किया। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ प्रकृति में इसने नए अवसर ढूंढे और नए अवसर ढूंढने के साथ धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो गया। तो मानव ने धीरे धीरे अपने आप में इतने परिवर्तन किए क्योंकि वह प्रकृति से सारी चीजों की प्राप्ति कर रहा है और धीरे धीरे वह प्रकृति में ही अपने आप को प्रकृति को पूरक मान लेता है। तो इसकी परिभाषा यह हो जाएगी, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के माध्यम से प्रौद्योगिकी का विकास किया उसने। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ प्रकृति में उसने नए नए अवसरों की खोज की और धीरे धीरे खुद प्रकृति का मानवीकरण हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसके जनक कौन है। इनके जनक हो गए पॉल विडाल डी ला ब्लास। अब हम बात करते हैं नव निश्चयवाद क्या है। नव निश्चयवाद क्या है? यह संकल्पना किसने प्रस्तुत की? बताइए। नव निश्चयवाद यानी ना ही ये पर्यावरणीय निश्चयवाद की दशा को बताता है और ना ही संभववाद की दशा को बताता है। यह बताता है कि प्राकृतिक नियमों का पालन करके हम प्रकृति पर क्या कर सकते हैं? विजय प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो नव निश्चयवाद है वो उसमें जो नव निश्चयवाद में यह बताया गया है कि पर्यावरण निश्चयवाद की जो दशा है और संभववाद की दशा के माध्यम से ना होकर प्राकृतिक नियमों का, जो प्रकृति में रहकर हम प्राकृतिक नियमों का पालन करेंगे तो हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसकी संकल्पना किसने दी थी? ग्रिफिथ टेलर ने। अब हम बात करते हैं सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। सामाजिक भूगोल मतलब सामाजिक भूगोल मतलब सामाजिक भूगोल से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। अगर हम विषयों के बारे में अध्ययन करें, उप क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करें तो सामाजिक मतलब व्यवहारवाद, समाज में ही तो होगा व्यवहारवादी भूगोल। अगला हो जाएगा सामाजिक कल्याण का भूगोल और अगला हो जाएगा सांस्कृतिक भूगोल। इसी माध्यम से अपन आगे चर्चा करते हैं आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्रों में अपन कर लेते हैं संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, जैव भूगोल। आगे हम बहुत पॉइंट हैं जिनके बारे में हम उप क्षेत्रों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन डिपेंड करता है कि परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। आप फालतू में क्वेश्चन के विस्तार से ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जितना क्वेश्चन में पूछा जाए उतना ही बताइए। अगला क्वेश्चन है मानव का प्रकृतिकरण एवं प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार हुआ? संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। तो मानव का प्रकृतिकरण सबसे पहले अपन जानेंगे। मानव का प्रकृतिकरण मतलब मानव का प्रकृतिकरण। तो मानव का प्रकृतिकरण मतलब मानव कहाँ निवास कर रहा है? पृथ्वी में सबसे पहले प्रकृति थी, मानव तो बाद में आया है। मानव तो बाद में आया, पहले तो मानव के अनुकूल प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ था, उसके रहने लायक एक माहौल बना था, एक वायुमंडल बना था, उसके बाद ही तो मानव का जन्म हुआ। तो मानव प्रकृतिकरण हुआ। मानव का प्रकृतिकरण, मानव ने जब प्रकृति में आया तो उसने प्रकृति में रहने के लिए नए नए, पहले वो है शुरुआत में अपन देखें तो पहले वो शिकार करता था, धीरे धीरे उसे जरूरत के खाद्य पदार्थों की प्राप्ति हुई तो वह खाद्य पदार्थों के साथ साथ वो विचरण करने लगा, जंगलों में रहने लगा। धीरे धीरे जैसे जैसे वो डेवलप करता गया, अपने आप में परिवर्तन करता गया। तो मानव का क्या हो गया? प्रकृतिकरण। अब हम पढ़ रहे हैं, अगला है प्रकृति का मानवीकरण। मतलब प्रकृति का मानवीकरण से मतलब क्या है? मतलब प्रकृति का मानवीकरण से मतलब यह है कि मानव को जो भी प्राप्त हो रहा है वो कहां से हो रहा है? प्रकृति से। अगर मानव प्रकृति में रह के कार्य नहीं करेगा तो कहां करेगा? उसकी जरूरतों की पूर्ति कहां से हो रही है? प्रकृति से। उसकी जरूरतों की प्राप्ति कहां से हो रही है? प्रकृति से। सपोज करो एग्जांपल दीजिए पृथ्वी, और पृथ्वी के अंदर मानव निवास कर रहा है। यहाँ पर एक वायुमंडल है, तो वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन अपने लिए प्राण वायु प्रदान करती है और अन्य गैसें हैं जो अपना एक चक्र बनाए हुए बैठे हैं। अगर हम मंडलों की बात करें तो सममंडल का अपना अपना महत्व है। एक क्षौम मंडल की बात कर लेते हैं, फिर समताप मंडल, फिर आयन मंडल, फिर ओजोन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो हम मंडलों की बात करें तो हर मंडल की अपनी अपनी विशेषता है और हर मंडल का अपना अपना कार्य है। उसी प्रकार प्रकृति का मानवीकरण हुआ है, क्योंकि यूं हुआ है कि प्रकृति के बिना मानव का कोई अस्तित्व नहीं है और मानव का प्रकृति के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। कि मानव अपने जीवन से लेकर जो भी वह क्रियाएं कर रहा है वो कहां पर कर रहा है? प्रकृति के अंदर कर रहा है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो मुझे जरूर बताएं और ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए
हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।